हेलो फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। बच्चों, आज जो हम अकाउंट्स एंड रिवाइज करने वाले दैट इज एस 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। ये भी अकाउंटिंग डिस्क्लोजर के बारे में कहता है जो भी हमारे ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ होते। क्यों ये अकाउंट स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है और ये अकाउंट्स आया ही क्यों होगा। अब ये हो सकता है कि हमारे कोई ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ हो रहे और वो ट्रांजेक्शन हमने आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं करे, मतलब जो मार्केट वैल्यू उस पे नहीं करे। या हो सकता है नो प्राइस में भी चार्ज, हमने कोई प्राइस ही नहीं चार्ज करे। या हो सकता है नॉट एट सेम टर्म्स एंड कंडीशन, या टर्म्स एंड कंडीशन उनके साथ कोई अलग है और जो रिलेटेड पार्टी नहीं है उनके साथ कोई अलग है। तो इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो भी ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ होते हैं बच्चों, वो हम लोग यहाँ पे डिस्क्लोज करें। एएस 18 हमसे कहता है। पहले मैं इस चीज को कह दूं बच्चों कि हमारे कोई रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन होते, अगर वो नॉर्मल प्राइस पे ट्रांजेक्शन नहीं हुए तो उसमें कोई बुरी बात नहीं। जो भी प्राइस में हमारे ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ हुए वो हुए। हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिर्फ डिस्क्लोजर के बारे में कहता है कि आपकी जब रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन हुए उन ट्रांजेक्शन को डिस्क्लोज करने के लिए कहता है कि ताकि जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो बच्चों, उनको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले और वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट डू मीन बाय रिलेटेड पार्टी। व्हाट डू मीन बाय रिलेटेड पार्टी, फिर हम देखेंगे पहले रिलेटेड पार्टी कौन होती है और फिर क्या होता है कि उसमें कोई ट्रांजेक्शन कौन कौन से डिस्क्लोज करना होता है। वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे रिवाइज करेंगे। उसके बाद हमारे प्यारे आईसी स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे एंड देन उसके एमसीक्यू भी कवर करेंगे। So, what do you mean by related party? So, once again, that related party are considered to if at any time during the reporting period. अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पार्टीज आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटेड इफ एट एनी टाइम। तो कोई ऐसा नहीं कि बैलेंस शीट डेट पे ही वो रिलेटेड पार्टी होना चाहिए। किसी भी समय वो रिलेटेड पार्टी हो, किसी भी समय एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, वन पार्टी हैज द एबिलिटी टू कंट्रोल द अदर पार्टी और एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द अदर पार्टी इन मेकिंग फाइनेंशियल एंड और ऑपरेटिंग डिसीजन। अब समझना बच्चों, दो चीज से वो मेरी रिलेटेड पार्टी होती। पहला, अगर मेरा किसी पे कंट्रोल है तो वो मेरी रिलेटेड पार्टी, और दूसरा अगर मेरा उन पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो वो मेरी रिलेटेड पार्टी है। और पहली चीज कह दूं, क्या ये जरूरी है बच्चों कि कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस पूरे साल होना चाहिए या बैलेंस शीट डेट पे होना चाहिए? नहीं, एट एनी टाइम अगर हमारा किसी पे कंट्रोल है तो वो हमारी रिलेटेड पार्टी है, कि एट एनी टाइम हमारा किसी पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो हमारी रिलेटेड पार्टी है। अब हम डिटेल में यहां पे डिस्कस करेंगे उससे कि यहां पे व्हाट डू मीन बाय कंट्रोल। ओके, कंट्रोल का मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, वो हम डिस्कस करेंगे, उससे हम रिवाइज करेंगे बच्चों। लेकिन इस चीज को आपने अच्छे से समझना, दे यूज द वर्ड एट एनी टाइम। व्हाट डू मीन बाय एट एनी टाइम, पूरे साल में किसी भी वक्त अगर वो हमारी रिलेटेड पार्टी है बच्चों तो हमें उसे डिस्क्लोज करना। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि सारे पूरे साल के ट्रांजेक्शन क्या हमें डिस्क्लोज करना? द आंसर इज नो। पूरे साल के ट्रांजेक्शन ही जिस समय वो आपकी रिलेटेड पार्टी थी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 24 को, जो कि खत्म हुआ बच्चों 31 मार्च 25 को। तो रिलेटेड पार्टी किस समय रहे? सपोज यहाँ पे रिलेटेड पार्टी होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी और रिलेटेड पार्टी, आगे हम इसके बारे में बात भी करेंगे। लेकिन सपोज हमने होल्डिंग और सब्सिडियरी का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करा 1 अक्टूबर 24 से 15 मार्च 25 तक, और सपोज हमने जो सब्सिडियरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखे उसे बेच दिए, तो फिर वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जाम्पल 15 मार्च की बात, तो हमारा रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता था 1 अक्टूबर से 15 मार्च तक। डज दैट मीन कि पूरे साल के ट्रांजेक्शन डिस्क्लोज करना पड़ेगा? द आंसर इज नो। रिलेशनशिप एग्जिस्ट से 1 अक्टूबर से 15 मार्च तक के करता था, तो उस दौरान जो भी ट्रांजेक्शन में हमारे रिलेटेड पार्टी, उस पर्टिकुलर रिलेटेड पार्टी के साथ, वो हमें डिस्क्लोज करना रहेगा। सो पहली चीज, एट एनी टाइम अगर हमारा किसी पे कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो वो हमारी रिलेटेड पार्टी होती है बच्चों। और हमें जरूरी नहीं कि बैलेंस शीट डेट पे या पूरे साल हो रहा है, जिस समय भी हमारा उसके ऊपर कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, जो उस समय हमारा रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता था, उस समय के ट्रांजेक्शन हमें डिस्क्लोज करना रहेगा। अब दो चीज हमें समझना बहुत अच्छे से यहां पे इंपॉर्टेंट है कि कंट्रोल का मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है। तो पहले हम बात करते हैं कंट्रोल का मतलब क्या होता है। बच्चों, कंट्रोल तीन तरीके से अचीव करी जा सकती है। पहला, कंट्रोल कैन बी अचीव इन थ्री वेज। फर्स्ट, ओनरशिप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ एन एंटरप्राइज। वो कहता है कि हमने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे मोर देन 50% वोटिंग पावर होल्ड करे। तो यहां पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में होल्ड करके रखा है 60%, तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड क्या रिलेटेड पार्टी? यस, ए और बी रिलेटेड पार्टी है।
अब बी ने यहाँ पे सी लिमिटेड में होल्ड करके रखा 50%, तो 51%, तो क्या बी और सी भी रिलेटेड पार्टी? द आंसर इज यस, बी और सी भी रिलेटेड पार्टी है। लेकिन यहां पे बच्चों क्वेश्चन अराइज होता है, क्या ए लिमिटेड और सी लिमिटेड भी रिलेटेड पार्टी? ए ने सी में कुछ भी नहीं होल्ड करता। आंसर इज यस, क्योंकि ए डायरेक्टली होल्ड नहीं कर रहा मोर देन 50%, मगर उसकी जो सब्सिडियरी बी लिमिट, उसके थ्रू वो मोर देन 50% होल्ड करके रखता है। इसीलिए ए और सी भी रिलेटेड पार्टी, क्योंकि उसने कहा ओनरशिप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इफ यू आर होल्डिंग मोर देन 50%, सो दैट पार्टी इज a related party. Here, A is not holding more than 50% directly, but indirectly through their subsidiary. A is holding 51% through their subsidiary B Limited. Therefore, A and B Limited will also be a related party. Now, एक इस तरह का कंट्रोल होता है जब हम होल्ड करते हैं मोर देन 50%। अब जो दूसरे तरह का जो कंट्रोल होता है, दैट इज कंट्रोल ऑफ द कंपोजिशन, मतलब होता है मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी। तो हमारा मेजॉरिटी जो हमारे डायरेक्टर्स इस कंपनी के, उस पर हमारा कंट्रोल है। तो वो हमसे कहता है control to the composition of the board of directors is determined with reference to the authority of an enterprise to appoint or remove all or majority of director on other enterprise without concurrence of any other person। वो हमसे ये कहना चाहता है बच्चों कि मेजॉरिटी जो डायरेक्टर इस कंपनी के, उस पर हमारा कंट्रोल, आई मीन टू से किसको अपॉइंट करना है, किसको रिमूव करना है, वो हम कंट्रोल करते हैं मेजॉरिटी डायरेक्टर को। इसका मतलब वो भी हमारी रिलेटेड पार्टी है। तो कंट्रोल कैन बी अचीव इफ यू होल्ड मोर देन 50% एंड कंट्रोल कैन बी अचीव if you have a composition control on majority of director। अब एक चीज ख्याल रखें, in the board of director of B Limited there are 7 directors which A Limited can appoint without the concurrence of anybody else। So A Limited and B Limited are related party? The answer is yes, क्योंकि B Limited में 7 डायरेक्टर, उसको अपॉइंट करना, रिमूव करना किसको अथॉरिटी? A Limited को। ओके, इन द बोर्ड ऑफ बी लिमिटेड के जो 7 डायरेक्टर्स है, उसको अपॉइंट करना, रिमूव करना किसको अथॉरिटी? ए लिमिटेड को। तो बच्चों ए और बी लिमिटेड रिलेटेड पार्टी होंगी। लेकिन आपने एक चीज ख्याल रखना, वो कहते हैं इफ द डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड इन देयर इंडिपेंडेंट कैपेसिटी देन देयर इज नो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप। मतलब वो डायरेक्टर अपनी काबिलियत के बेसिस पे अपॉइंट करे गए। आई मीन टू से, फॉर एग्जांपल, इफ दे आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, they are finance, I mean to say they have the C, उनके सपोज CWA या उन्हें CS, they have the knowledge, so उनको knowledge on their independent capacity अगर से अपॉइंट करे जाते तो फिर वो रिलेटेड पार्टी नहीं, क्योंकि अपनी काबिलियत के बेसिस पे वो अपॉइंट करे गए। तो पहला हम मेजॉरिटी शेयर्स होल्ड करते, दूसरा कंपोजिशन मेजॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हम कंट्रोल करते, तीसरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो गया सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द वोटिंग पावर, इन द पावर टू डायरेक्ट बाय स्टैट्यूट और एन एग्रीमेंट द फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसी ऑफ द एंटरप्राइज। हमारा किसी भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, उसके हमारे पास पावर है। किस चीज का पावर है कि हम यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं, किसमें? फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसीज कंपनी की होती है। तो मैं कहता हूँ व्हाट डू मीन बाय सब्सटेंशियल इंटरेस्ट? तो वो कहता है एन एंटरप्राइज इज कंसीडर्ड टू हैव अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन अनदर एंटरप्राइज व्हेन इट ओन्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 20% मोर ऑफ द वोटिंग पावर इन द अदर एंटरप्राइज। तो वो हमसे कहता है बच्चों कि इन केस ऑफ ए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, व्हाट इज सब्सटेंशियल? तो वो कहता है अगर हम 20% या उससे ज्यादा होल्ड करके रखते कोई कंपनी में, तो हम ये मानते कि हमारा उसके पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और वो हमारी रिलेटेड पार्टी है। अब मैंने कहा कंट्रोल 3 तरीके से अचीव करा जा सकता है जब हम एक मोर देन 50% होल्ड करते। सेकंड, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एंड थर्ड वन इज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। इफ एनी ऑफ दीज, कोई भी तरीके से आप कंट्रोल अचीव करो तो वह आपकी रिलेटेड पार्टी कहलाएंगी। और किस तरीके से हम किसी को रिलेटेड पार्टी कह सकते हैं? दूसरा है आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, व्हाट इज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस? अगर हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है बच्चों, तो भी वो पार्टी हमारी रिलेटेड पार्टी मानी जाती है। सो व्हाट डू मीन बाय सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस? तो कहते हैं पार्टिसिपेशन इन द फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजन ऑफ एन एंटरप्राइज बट नॉट कंट्रोल ऑफ दोस पॉलिसी। हम कोई कंट्रोल नहीं कर रहे बच्चों, लेकिन पार्टिसिपेशन हमारा फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजन में। तो हमें कैसे माने कि हम उनके पार्टिसिपेट करें द फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग डिसीजन पॉलिसी? तो वो हमें कहता है कि हम प्रिज्यूम करते इफ यू आर होल्डिंग 20% और मोर देन दैट, हम 20% या उससे ज्यादा होल्ड करके रखते, तो हम ये प्रिज्यूम करते कि हमारा उस पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है बच्चों, अनलेस अदरवाइज डेमोन्स्ट्रेटेड। व्हाट डज इट मीन? मैंने कहा हमें प्रिज्यूम कर लेते कि अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन में 20% इससे ज्यादा होल्ड करते तो वो हमारी रिलेटेड पार्टी, क्योंकि हमारा उस पर हम मानते कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। लेकिन ये हो सकता है इवन दो वी आर होल्डिंग मोर देन 20%, स्टिल वी डोंट हैव अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन देम। लेट मी गिव एन एग्जांपल। सपोज आई एम एसबीआई बैंक, मैं एक एसबीआई बैंक को बेटा, और आप एक बन जाओ, सपोज आप एक किंगफिशर, इट्स जस्ट एन एग्जांपल।
तो मैंने आपको लोन दिया और सपोज आप उस लोन को रीपे नहीं कर पा रहे, एग्जाम्पल, तो मैंने रेकमेंड किया काम करते, जो मैंने आपको लोन दिया, मैंने लोन दिया तो मेरे एसेट साइड में, आपने लोन ली तो आपकी लायबिलिटी साइड में, तो मैंने आपको रेकमेंड किया एक काम करते, जो लोन मैंने आपको दिया इस लोन को हम लोग इक्विटी में कन्वर्ट कर देते आपकी कंपनी के, ताकि जो ये लोन इक्विटी में कन्वर्ट हो गए, ताकि मेरा इंटेंशन ये कि इस इक्विटी को मैं मार्केट में बेच सकूं और अपने अमाउंट को रिकवर कर पाऊं। मेरा इंटेंशन ये बिल्कुल भी नहीं कि मैं आपकी फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग डिसीजन पॉलिसी में पार्टिसिपेशन करूं। व्हाट इज माय इंटेंशन हियर? टू कन्वर्ट द लोन इनटू इक्विटी सो दैट आई कैन सेल दिस इक्विटी इन द मार्केट एंड रिकवर द अमाउंट हियर. So even though after conversion of loan into equity, I am holding more than 20%, still I don't have a significant influence on you, because my intention is not to participate in financial or operating decision of your company, but to recover my amount. So it may happen that even though I am holding more than 20%, still I don't have a significant influence on you. Therefore, we presume that I'm using the word presume, which is what AS 18 use the word. So I'm presuming that I have a significant influence on you. कब? जब मैं 20% या उससे ज्यादा होल्ड करके रखता हूं। लेकिन अगर मैंने उतना उससे, ये भी हो सकता है ज्यादा होल्ड करे बाद भी मेरा आपके ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, जैसे मैंने एग्जांपल एसबीआई और किंगफिशर का दिया। अब अगर वो बी पॉइंट हमसे कहते हैं कन्वर्सली दैट होल्डिंग लेस देन 20% in a voting power whether directly or indirectly is presumed not to have significant influence. मतलब मैं 20% या उससे कम होल्ड करता हूं। मैंने क्या कहा बच्चों? 20% या उससे कम होल्ड करके रख, लेस देन 20%, ओके, नॉट 20% और उससे कम, लेस देन 20%, ओके। तो 20% से कम अगर होल्ड करके रखते, हम ये प्रिज्यूम करते कि मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हमारा कोई एंटिटी पे नहीं है, हम प्रिज्यूम करते। लेकिन ये भी हो सकता है बच्चों कि हम 20% से कम होल्ड करे बावजूद भी हमारा उसके ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, ये भी हो सकता है। लेट मी गिव एन एग्जांपल। मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल हमने 19% कोई कंपनी के शेयर्स परचेस करके रखे। अब आप कहोगे सर ये तो 20 से कम है तो हमारा उसके ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं। बिल्कुल सही बात है बेटा, लेकिन मैं वो शेयर होल्डर हूं या आप वो शेयर होल्डर है हम बेटा कि जो हमने सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, मतलब हमने जो 19% जो होल्ड करके रखे, ऐसा कोई भी शेयर होल्डर नहीं जितने मैक्सिमम इंडिविजुअली 19% होल्ड करके रखे। तो हम वो शेयर होल्डर है जिसने इंडिविजुअली मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड करके रखे। इवन तो हम 20% या उससे ज्यादा होल्ड करके नहीं रखते, लेकिन क्योंकि हमारे 19% जो है बच्चों, जो हमने 19% जो होल्ड करके रखे हमने, हम वो शेयर होल्डर जो सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर है जो होल्ड करके रखते कोई कंपनी में, तो ऑब्वियसली हमारा उस पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रहेगा इवन दो आई एम होल्डिंग लेस देन 20%। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वी प्रिज्यूम दैट, हम ये मान लेते इफ वी होल्ड 20% और मोर देन दैट वी हैव अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन देम, and we presume that if we hold less than 20% we don't have a significant influence on them. We presume that, but it might happen we hold 20% more than that, still we don't have a significant influence, like I gave the example of SBI and Kingfisher, and it might happen that I'm holding less than 20%, still I have a significant influence on them, like I gave an example that single largest shareholder. Okay, now अब हमने देखे कि what do mean by control and what do mean by significant influence। बहुत यहाँ पे अच्छे तरीके से बच्चों यहाँ पे प्रेजेंट करा आपके रैपिड जी, इसमें ध्यान से समझना कि आपके रिलेटेड पार्टी को कवर अकाउंट स्टैंडर्ड 18 ने यहाँ पे 5 कैटेगरी में बांटा है। होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग सब्सिडियरी, फेलो सब्सिडियरी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर, individual having control or significant influence and their relatives, key management person and their relatives, an enterprise on which point C or D can exercise significant influence। अब इंडिविजुअली हमें पांचों को एक एक करके बच्चों यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब पहला पॉइंट हमसे कहता है कि होल्डिंग सब्सिडरी एंड फेलो सब्सिडरी एंटरप्राइज दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर इंटरमीडिएट्स कंट्रोल or are control or under common control with the reporting enterprise. This includes holding company, subsidiary company, fellow subsidiary company। बहुत आसान है, मेरी बात ध्यान से समझना। हम किसी को कंट्रोल कर रहे हैं, सपोज एग्जांपल मैं आपकी कंपनी में होल्ड करके रखता हूं 75% विच इज मोर देन 50%, सो आई हैव ए कंट्रोल ऑन यू। तो हम दोनों रिलेटेड है। मैं अपने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज होगा तो मैं नोट्स तक मैं डिस्क्लोज करूंगा जो भी मेरे रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन आपके साथ। अब आपको मैं कंट्रोल कर रहा हूं बेटे,
तो आप मेरी सब्सिडियरी, लेकिन आपके लिए भी मैं रिलेटेड पार्टी, आपके जो भी ट्रांजैक्शन मेरे साथ है आप भी बच्चों अपने नोट्स अकाउंट में डिस्क्लोज करिए। या हम किसी को कंट्रोल करें तो वो हम रिलेटेड पार्टी, या हमें कोई कंट्रोल कर रहा है वो भी हमारी रिलेटेड पार्टी। और वेरी इंपॉर्टेंट, वो हो सकता है बच्चों डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आई मीन टू से ए होल्ड करता है बी में 75% विच इज मोर देन 50%, तो ए एंड बी आर रिलेटेड पार्टी। नाउ हियर एग्जांपल टू इनडायरेक्टली, ए होल्ड करता है बी में 75%, ए और बी रिलेटेड पार्टी है। बी होल्ड करता है 60% सी में, तो बी और सी भी रिलेटेड पार्टी है। लेकिन बच्चों यहां पे ए सी में इनडायरेक्टली होल्ड कर रहा थ्रू बी, तो ए और सी भी रिलेटेड पार्टी बिकॉज दे यूज द वर्ड हियर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, और they are under the common control। अगर दो एंटिटी they are coming under the common control, they are also related। For example, A लिमिटेड होल्ड करके रखती है B लिमिटेड में 75%, तो A और B रिलेटेड पार्टी है। A होल्ड करके रखती है C लिमिटेड में 60%, तो A और C भी रिलेटेड पार्टी। बट B और C दोनों एक दूसरे में कोई शेयर होल्ड करके नहीं रखते बच्चों, लेकिन दे आर अंडर द कॉमन कंट्रोल, दोनों को कंट्रोल कर रहा है A, तो B और C दोनों को कंट्रोल कर रहा है A, तो यहां पे B और C भी रिलेटेड पार्टी रहेगी बिकॉज दे यूज द वर्ड अंडर कॉमन कंट्रोल। तो दो एंटिटी अगर कॉमन कंट्रोल में, दो सब्सिडियरी अगर कॉमन कंट्रोल में आती है बच्चों, तो वो दोनों भी रिलेटेड पार्टी होती है। तो यहां पे B और C ये दोनों सब्सिडियरी अंडर द कॉमन कंट्रोल ऑफ A, तो B और C भी रिलेटेड पार्टी है। नाउ सेकंड पॉइंट विच इज रिलेटेड टू हियर एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर। अब ध्यान से इस चीज को आप समझेंगे बच्चों। वो कहते हैं कि एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज एंड द इन्वेस्टिंग पार्टी ऑफ द वेंचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज इज एन एसोसिएट और जॉइंट वेंचर। टू मेक इट सिंपल, जो भी एसोसिएट हमारी जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट करके रखे, तो एसोसिएट उससे कहा जाता है जिसमें हम 20% या उससे ज्यादा हम होल्ड करते। इफ इट इज मोर देन 50%, देन दैट इज द केस ऑफ कंट्रोल हियर। So associate, we say that if we hold 20% or more than that here, up to 50%, we call them associate, and if it is more than 50%, then that is our subsidiary company. Now, what is going to happen here? They say if we have any transaction with an associate, so that associate is a related party, and if we have a transaction with our joint venture, that is also a related party. लेकिन इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब ध्यान से समझना। वो हमसे कहते हैं कि co-venturer in a joint venture are not related to each other. What does it mean? Suppose यहाँ पे ए ने यहाँ पे 25, ए ने यहाँ पे सपोज यहाँ पे कोई जॉइंट वेंचर है, तो ए और जॉइंट वेंचर ये आपके यहाँ पे को वेंचर है जिन्होंने इन्वेस्ट करे बेटा। तो ए ने यहाँ पे और बी दोनों ने जॉइंट वेंचर ओपन करे, तो ए और जॉइंट वेंचर रिलेटेड पार्टी है, बी और ए जॉइंट वेंचर भी रिलेटेड पार्टी बेटा। लेकिन वो कहता है को वेंचर ए और बी वो दोनों रिलेटेड पार्टी नहीं है। ध्यान से, ये एमसीक्यू में आ सकता है बच्चों। तो ए और ये जॉइंट वेंचर दोनों रिलेटेड पार्टी है, और बी और ये जॉइंट वेंचर वो भी रिलेटेड पार्टी। लेकिन बच्चों ए और बी दोनों को वेंचर, क्या ये दोनों रिलेटेड पार्टी? द आंसर इज नो, ये दोनों रिलेटेड पार्टी नहीं है। देन हियर they say co-associates are also not related party. What does it mean? मैं कहता हूं यहां पे ए ने होल्ड करके रखा है बी में विच इज मोर देन 20%, तो उसकी एसोसिएट हुई, तो ए और बी रिलेटेड पार्टी है। ए ने होल्ड करके रखा 25% सी में, तो ए और सी बच्चों रिलेटेड पार्टी है क्योंकि एसोसिएट है। लेकिन बच्चों यहां पे क्या ए बी और सी दे आर कॉमन, वो दोनों एसोसिएट है, बी एसोसिएट है ए की और सी एसोसिएट ए की, दोनों के दोनों बी और सी दोनों एसोसिएट ए की। तो क्या बी और सी भी रिलेटेड पार्टी? द आंसर इज नो। आप कंफ्यूज मत होना। व्हेन आई से दैट दे आर अंडर द कॉमन कंट्रोल, तो ये कंट्रोल वर्ड है। when the control come when we hold more than 50% beta. So here they B and C they are under the common control of A, therefore B and C are related party. But here B and C they are not under the common control of A, they are the associates here, they are not, they don't have a control there which is less than 50%. तो यहाँ पे ये A और B तो associate A और B related है, A और C भी related है, but co-associate B और C related party नहीं है। Now ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, that associate of an associate is also not a related party. हमारी एसोसिएट की जो एसोसिएट है वो हमारी रिलेटेड पार्टी नहीं है। मैंने क्या कहा बच्चों? हमारी एसोसिएट की जो एसोसिएट है वो हमारी रिलेटेड पार्टी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे लिखा हुआ है बच्चों, मैं कहता हूं आपसे कि ए लिमिटेड ने यहां पे 30% होल्ड करके बी में, तो ए और बी रिलेटेड पार्टी है। बी ने होल्ड करके रखा 25% सी में, तो बी और सी भी रिलेटेड पार्टी है बच्चों। लेकिन हमारी सपोज हम लोग ए है बच्चों, हमारी एसोसिएट बी है और बी की एसोसिएट सी है, तो एसोसिएट ऑफ माय एसोसिएट, मेरी एसोसिएट की जो एसोसिएट है वो हमारी एसोसिएट है। मतलब आपकी फ्रेंड है स्वीटी,
स्वीटी की फ्रेंड कोई भी नाम ले लो, सपोज यहाँ पे कोई भी नाम ले लो, फॉर एग्जांपल स्वीटी की फ्रेंड है डिंपल, एग्जांपल दे रहा हूं, ओके। तो हमारी फ्रेंड की फ्रेंड हमारी फ्रेंड है, तो आपकी फ्रेंड है स्वीटी, स्वीटी की फ्रेंड है डिंपल, तो आपकी फ्रेंड स्वीटी वो रिलेटेड पार्टी, उसकी जो फ्रेंड है डिंपल वो आपकी रिलेटेड पार्टी नहीं है। तो हमारी फ्रेंड की फ्रेंड हमारी फ्रेंड नहीं है, समझ में आया क्या काम। तो हमारी एसोसिएट की एसोसिएट हमारी रिलेटेड पार्टी नहीं, से ख्याल रखा। तो यहां पे बच्चों ए और बी रिलेटेड है क्योंकि वो बी एसोसिएट है ए की, बी और सी भी रिलेटेड है क्योंकि सी एसोसिएट है बी की, लेकिन ए और सी रिलेटेड नहीं है। तो हमारी फ्रेंड स्वीटी, स्वीटी की फ्रेंड डिंपल, तो हमारी फ्रेंड की फ्रेंड हमारी फ्रेंड नहीं है, ओके। तो एसोसिएट सी लिमिटेड ऑफ एसोसिएट बी लिमिटेड आर नॉट रिलेटेड पार्टी, देयरफॉर ए एंड सी आर नॉट मैंने कहा एसोसिएट ऑफ एन एसोसिएट आर नॉट रिलेटेड पार्टी। तो हमारी जो एसोसिएट है उसकी जो एसोसिएट है वो हमारी रिलेटेड पार्टी नहीं है। तो हमारी जो फ्रेंड की फ्रेंड है वो हमारी फ्रेंड नहीं, बस ये फ्रेज याद रखना, हमारी फ्रेंड की फ्रेंड हमारी फ्रेंड नहीं है। तो हमारी एसोसिएट की एसोसिएट हमारी एसोसिएट नहीं है। अब तीसरी कैटेगरी में बच्चों आते हैं इंडिविजुअल। अब वो हमसे कहता है यहां पे that individual owning directly or indirectly an interest in the voting power of the reporting enterprise that give them control or significant influence। को इंडिविजुअल का अगर किसी पे कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो वो तो रिलेटेड पार्टी को सोचने वाली बात नहीं है बच्चों, बट एट द सेम टाइम उस इंडिविजुअल के सारे रिलेटिव जो है उनके साथ भी उस ऑर्गेनाइजेशन का ट्रांजेक्शन होता है तो वो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में आता है। लेट मी गिव एन एग्जांपल हियर। मैं कहता हूं कि रिलायंस कंपनी, रिलायंस पेट्रोलियम, अब मैं कहता हूं रिलायंस पेट्रोलियम में कंट्रोल है मुकेश अंबानी का, तो मुकेश अंबानी एक इंडिविजुअल इंसान है जिनका कंट्रोल रिलायंस पेट्रोलियम पे है, ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है बेटा। तो इस रिलायंस पेट्रोलियम का जो भी ट्रांजैक्शन होता है मुकेश अंबानी के साथ हो रहा है वो तो रिलेटेड पार्टी है क्योंकि मुकेश अंबानी का उस पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या कंट्रोल है बच्चों। तो यहां पे रिलायंस पेट्रोलियम का और इस इंडिविजुअल मिस्टर मुकेश अंबानी का ट्रांजेक्शन वो तो रिलेटेड पार्टी है, लेकिन इस रिलायंस इंडस्ट्री के, इस रिलायंस पेट्रोलियम के मुकेश अंबानी के कोई भी रिलेटिव के साथ ट्रांजैक्शन होता है तो वो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। अब व्हाट डू मीन बाय रिलेटिव हियर, तो इंडिविजुअल के फादर मदर कवर होंगे, फादर मदर, ब्रदर सिस्टर, स्पाउस मतलब वाइफ फॉर हस्बैंड, वाइफ फॉर वाइफ उसके हस्बैंड। तो जो भी इंडिविजुअल उनके फादर मदर, फिर यहाँ पे ब्रदर सिस्टर, फिर स्पाउस और उनके सन और डॉटर। तो डॉटर इन लॉ ओके कवर यहां पर नहीं है, ओके। तो सन इन लॉ यहाँ पे कवर नहीं है, तो बहू रानी दामाद जी इसमें कवर नहीं है, ओके। एस 18 के हिसाब से कंपनीज एक्ट क्या कहता है वो एक अलग कहानी है बच्चों। तो यहां पे हमसे कहते हैं कि अगर आपका किसी पे भी कंट्रोल है या आपका किसी के ऊपर बच्चों सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो वो तो हमारी रिलेटेड पार्टी है ही, लेकिन हमारे रिलेटिव्स के साथ भी उस ऑर्गेनाइजेशन का अगर ट्रांजेक्शन रहा है तो वो भी रिलेटेड पार्टी कहलाएंगे, वो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। व्हाट डू मीन बाय रिलेटिव, स्पाउस, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, फादर एंड मदर। अब आते हैं बच्चों की मैनेजमेंट पर्सन पे। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट पर्सन है, व्हाट इज की मैनेजमेंट पर्सन, उस पर मैं भी आऊंगा, लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का की मैनेजमेंट पर्सनल के साथ जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे वो तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है ही बच्चों, पर एट द सेम टाइम उस की मैनेजमेंट पर्सनल के रिलेटिव के साथ भी जो ट्रांजैक्शन होते वो भी एस 18 यहाँ पे कवर करता है और वो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। सो व्हाट डज इट मीन हियर, वो हमसे कहता दैट हियर की मैनेजमेंट पर्सन एंड रिलेटिव्स of such person, so हमसे कहता दैट now individual with authority and responsibility for planning, directing and controlling the activity of the reporting enterprise are considered key management person। जो भी बंदा वो जिसकी अथॉरिटी और जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग उसे हम की मैनेजमेंट पर्सनल कहते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का अगर की मैनेजमेंट पर्सन, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर सब आ रहे हैं इसमें बच्चों, उसके साथ जो भी ट्रांजेक्शन एक ऑर्गेनाइजेशन का होता है वो रिलेटेड पार्टी, इवन दो यू आर पेइंग द सैलरी टू देम वी हैव टू डिस्क्लोज इन नोट्स टू अकाउंट बिकॉज यू हैव अ ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टी हियर। बट रिमेंबर दैट दिस सेज दैट not only the related part, not only the key management person, even though if they have a transaction, company have a transaction here with the relatives of that key management person, that is also going to cover under accounting section 18. Let me give you an example here. Suppose Mukesh Ambani is the key management person here of suppose the Reliance Petroleum. He's the managing director. So if any transaction is happening between the Reliance Petroleum and the Mukesh Ambani, that is going to be reported by the Reliance Petroleum because the key management, Mukesh Ambani is the key management person. But any transaction, even though the wife of Mr. Mukesh Ambani, even though she is not holding any shares in Reliance company, she has no control or any significant influence. Suppose for an example, she has no control or significant influence on Reliance Petroleum. Suppose it's just an example.
even though she has no control or significant influence on Reliance Petroleum, but she is the wife of a person who is a key management person. So if any transaction happens between the Reliance Petroleum and the wife of a key management person, that is going to be considered as a related party transaction. So what does it mean here? It says that here, like if any individual who has a control or significant influence with any company, so any transaction between, suppose if I have a control on this organization called A Limited, if I have a control or significant influence on A Limited, so any transaction happen me and that A Limited is a related party disclosure, even though not only just me, even any relative of me, if there is any transaction between that company and my relatives, my wife, my father, mother, brother, sister, daughter, okay, and son, if any transaction happen between that company on which I have a control or significant influence with my relatives, that also is going to be considered as a related party. The provision apply in case of a key management person. Any transaction happen between a key management person and that particular company is going to be called as a related party transaction. But at the same time, if that company has a transaction with my relative, the relative of a key management person, that is also going to be considered as a related party transaction, and that they have to disclose as per accounting standard 18. Okay, तो हमने बच्चों यहाँ पे बात की किस चीज के बारे में, यहाँ पे दैट यहाँ पे चार चीज हमने बात करी: होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, इंडिविजुअल और की मैनेजमेंट पर्सन. नो लास्ट वो हमसे कहते हैं एंटरप्राइज हियर ओवर विच, ओके, एंटरप्राइज हियर ओवर विच एनी पर्सन डिस्क्राइब इन पॉइंट नंबर सी और डी. तो सी और डी में किसको डिस्क्राइब किया? पॉइंट नंबर सी और डी में इंडिविजुअल जिसका कंट्रोल सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है और उसके रिलेटिव. डी में किसको डिस्क्राइब किया? की मैनेजमेंट पर्सन और उसके रिलेटिव. बेटा is able to exercise significant influence, which includes enterprise owned by director or major shareholders of the reporting enterprise and enterprise that have a member of a key management person in common with the reporting enterprise. अब समझो, but technical language है to make it simple. Suppose there is a company called A Limited. उसका एमडी अभिषेक उपमन्यु. ओके, ये कौन है अभिषेक उपमन्यु? ये डायरेक्टर समझ, एमडी उसका. तो ये तो की मैनेजमेंट पर्सन है बच्चों. तो ए लिमिटेड और अभिषेक उपमन्यु जो कि उसका डायरेक्टर है यहाँ पे, दे आर रिलेटेड पार्टी, नो डाउट. लेकिन यहाँ पे डायरेक्टर ने एक कंपनी ओपन कर रखा है बी लिमिटेड. तो अभिषेक उपमन्यु बी लिमिटेड सपोज 100% शेयर होल्ड करके रखता है ये एमडी. तो ये एमडी और बी लिमिटेड भी रिलेटेड पार्टी. लेकिन बच्चों अगर हमारा, वो हमसे कहते हैं दिस इंक्लूड एंटरप्राइज ओन बाय डायरेक्टर, तो यहाँ डायरेक्टर ये अभिषेक उपमन्यु ने होल्ड कर रखा 100% बी लिमिटेड बेटा ऑफ द रिपोर्टिंग, ओके, डायरेक्टर ऑफ शेयर होल्डर ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, ओके, एंड एंटरप्राइज दैट हैव ए मेंबर ऑफ ए की मैनेजमेंट इन कॉमन विद द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज. तो ये वो एंटरप्राइज है जो कि ये की मैनेजमेंट पर्सन इसको होल्ड करता है. तो कोई ट्रांजेक्शन ए लिमिटेड और इस बी लिमिटेड में भी हुआ, इवन दो ए लिमिटेड इज नॉट होल्डिंग एनी अमाउंट ऑफ शेयर्स इन बी लिमिटेड, but Abhishek Upmanyu is the director of A Limited, that is the key management person. So A Limited and MD of A Limited, that is Abhishek, they are related party. And this Abhishek hold 100% share in B Limited. They have a control or significant influence on B Limited. So if any transaction happen between the B Limited and A Limited, that will also be considered as a related party. The logic is very simple here बेटा, बहुत सिंपल सा लॉजिक है. लॉजिक बच्चों यहाँ पे कि भाई ये तो डायरेक्टर है ना, ये तो ट्रांजेक्शन कभी भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो. बोलेंगे सुनो ए लिमिटेड, उसका एमडी है, वो बोलेगा बी लिमिटेड से गुड्स खरीदो. मैं बोल रहा हूं बी लिमिटेड से गुड्स खरीदो. अब बी कंपनी उसी की बी लिमिटेड, तो फिर इसलिए वो कहता है कि इस ट्रांजैक्शन को भी यहाँ पे कवर करना है. तो हमने अभी तक बात करें बच्चों कि एस 18 में यहाँ पे रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर में क्या क्या चीज होती है, व्हाट डू मीन बाय रिलेटेड पार्टी, कैसे हम कंट्रोल ला सकते हैं, कैसे हम यहाँ पे किसी को रिलेटेड पार्टी कहते हैं जब हम कंट्रोल सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. और 5 कैटेगरी में यहाँ पे उसने बांटा है रिलेशनशिप के बारे में. तो हमने दैट इज होल्डिंग सब्सिडरी, फेलो सब्सिडरी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर, इंडिविजुअल एंड देयर रिलेटिव, इन की मैनेजमेंट पर्सन एंड देयर रिलेटिव. और फिर यहाँ पे कनेक्शन बताया कि जो पर्सन डिस्क्राइब करे पॉइंट सी और डी में, उसका अगर किसी पे सिग्निफिकेंस कंट्रोल है तो हमारा उसके साथ अगर ट्रांजेक्शन हो तो वो भी रिलेटेड पार्टी होता है. अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 ने बच्चों हमसे यहाँ पे कहा कि कुछ चीजों को हमको यहाँ पे कवर करना नहीं है. What is this does not cover? तो हमसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 कहते हैं फॉलोइंग आर नॉट डीम रिलेटेड पार्टी. First, directorship relationship. Two companies with a common director are not related party unless the director is able to affect the policies of both company in their mutual dealing. अब वो कहता है कि अगर सिर्फ सपोज XYZ एक
ओके यहाँ पे सपोज कोई कंपनी XYZ, ओके उसके डायरेक्टर है, तो वो ए लिमिटेड में भी है और बी लिमिटेड में कॉमन डायरेक्टर है। ओके नो, देयर आर 3 डायरेक्टर, नॉट XYZ कंपनी। ओके सपोज देयर आर 3 डायरेक्टर्स XYZ, ओके 3 डायरेक्टर है, वो ए लिमिटेड में भी डायरेक्टर है, बी लिमिटेड में भी डायरेक्टर। अगर सिर्फ कोई डायरेक्टर कॉमन है दो कंपनी, दैट डज नॉट मीन वो दोनों कंपनी रिलेटेड पार्टी होगी। हाँ लेकिन ये वो इन्फ्लुएंस कर रहे उनके ट्रांजेक्शन बिटवीन दीज 2 कंपनी, तो फिर वो रिलेटेड पार्टी। लेकिन यहां पे सिर्फ कोई डायरेक्टर कॉमन है दो कंपनी में, दैट डज नॉट मीन कि वो दो कंपनी डायरेक्टर है। अब हमसे सेकंड कहते हैं इकोनॉमिक डिपेंडेंस, एन एंटिटी ट्रांजैक्टिंग ए सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ऑफ बिजनेस विद ए सिंगल कस्टमर, सप्लायर, फ्रेंचाइजर, डिस्ट्रीब्यूटर और जनरल एजेंट सोनली ड्यू टू इकोनॉमिक डिपेंडेंस। अब ध्यान से इस चीज को समझना बच्चों, इकोनॉमिक डिपेंडेंस कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारा कोई कस्टमर हमारे बहुत कम है, कोई सिंगल कस्टमर ये बहुत कम कस्टमर है, और लेकिन हैवी अमाउंट, फॉर एग्जांपल हमने कंपनी ओपन करे, हमारा कोई कस्टमर सपोज गवर्नमेंट हमसे परचेज कर, तो हमारा एक ही कस्टमर लेकिन वो बहुत बड़ा कस्टमर है, तो ऐसा नहीं वो और हम रिलेटेड पार्टी हो गए। अब फॉर एग्जांपल हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं चाइना से, क्योंकि वहां पे चीप और अच्छा मिलता है, सस्ता और अच्छा मिलता है फॉर एग्जांपल, तो दैट डज नॉट मीन कि वो मेरा इंपॉर्टेंट सप्लायर है, मैं मेजर पोर्शन रॉ मटेरियल उस सप्लायर से खरीदता हूं, तो दैट डज नॉट मीन वो हम रिलेटेड पार्टी है। और यहाँ पे फ्रेंचाइजर, डिस्ट्रीब्यूटर और जनरल एजेंट, तो हम उस पर डिपेंड एंड दैट डज नॉट मीन वो रिलेटेड पार्टी। वो हमसे कहते हैं दैट नॉर्मल डीलिंग एंटिटीज लिस्टेड बिलो इन देयर normal dealing with an enterprise are not deemed related parties solely based on their dealing। कोई प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस, अब बैंक ने किसी को लोन दिया, तो दैट डज नॉट मीन कि वो जिसको लोन दिया वो और हम बैंक रिलेटेड पार्टी हो गए। ट्रेड यूनियन, पब्लिक यूटिलिटीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एजेंसी इंक्लूडिंग गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड बॉडीज। अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं बच्चों, तो उसमें नॉर्मल ट्रांजेक्शन तो होते, दैट डज नॉट मीन कि वो और हम रिलेटेड पार्टी है। ओके नाउ हियर एग्जम्पशन फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, तो वैसे तो वो रिलेटेड पार्टी है लेकिन उन्हें यहाँ पे एग्जम्पशन दिया कि उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, तो कौन सा? अब कॉन्फ्लिक्ट विद कॉन्फिडेंशियल ड्यूटीज, तो कभी कभी ऐसा होता है कि लॉ हमको कहता है कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इसे डिस्क्लोज नहीं करना है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल बैंक का होता है। अगर हम बैंक में कोई अकाउंट ओपन करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल मेरा बैंक अकाउंट है बच्चों ICICI बैंक में, तो आप जाओगे पूछेंगे अरे जुबैर सर के अकाउंट में कितना पैसा है बताओ, तो बैंक आपको बताएगा कहने वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, इवन वो अपने अगर इवन दो सपोज हम रिलेटेड पार्टी भी है, लेकिन बैंक वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उसको अलाउ नहीं कि उसे डिस्क्लोज करो, तो वो हमसे कहते हैं रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अंडर AS 18 don't apply if disclosing such information conflict with the reporting enterprise duty specifically required by statute, regulator or similar competent authority. For example, bank mandated to keep customer transaction confidential are exempt from disclosing such information as per this standard। तो भाई कॉन्फिडेंशियल लॉ ही हमें कहता है कि उसे हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते बच्चों, तो बैंक इवन दो रिलेटेड पार्टी रहेंगे वो उसे डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ओके नाउ उसके बाद हमसे कहता है यहाँ पे in consolidated financial statement, okay, that disclosure of intra-group transaction is not necessary। obviously आपने consolidated financial statement चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों, जो भी होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के बीच में ट्रांजैक्शन होते हैं, जब वो consolidated financial statement में हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं। ऑब्वियसली consolidated financial statement जब हमने उन ट्रांजैक्शन को कंसीडर ही नहीं करे, तो बच्चों ऑब्वियसली हम डिस्क्लोज करेंगे कि वहां पे हम उसको नोट्स अकाउंट में डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो कहते हैं consolidated statement treat the holding and its subsidiary as a single reporting enterprise, making specific disclosure about a transaction between group company is unnecessary। ये लॉजिकली सही भी है कि जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के ट्रांजैक्शन हो रहे एंड व्हेन दे प्रिपेयर देयर इंडिविजुअल स्टेटमेंट, दैट वी अंडरस्टैंड कि वो इंडिविजुअल अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी दो कंपनी के बीच में ट्रांजैक्शन उसे डिस्क्लोज करो। लेकिन जब हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, हम दोनों एंटिटी को सिंगल एंटिटी बच्चों ट्रीट करते हैं, और इसीलिए उनके बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, इनफैक्ट एज पर अकाउंट्स एंड 21 ऑल्सो व्हेन वी prepare consolidated financial statement, we eliminate the transaction between the holding company and subsidiary company। तो वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन वो हम तो मतलब कंसीडर भी नहीं कर सकते, एलिमिनेट करके, तो ऑब्वियसली उसको डिस्क्लोजर का सवाल ही नहीं उठता। नाउ हियर थर्ड वन वो हमसे कहता है बच्चों स्टेट कंट्रोल एंटरप्राइज। व्हाट इज स्टेट कंट्रोल? एन एंटरप्राइज विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी गवर्नमेंट। तो हम गवर्नमेंट के कंट्रोल में जो कंपनी आती है उसे कहते हैं स्टेट कंट्रोल एंटरप्राइज। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्टेट कंट्रोल एंटरप्राइज आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप विद अदर स्टेट कंट्रोल एंटिटीज और ट्रांजेक्शन विद देम। अब समझना बच्चों, सपोज इंडियन ऑयल कंपनी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और भारत पेट्रोलियम सपोज गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, तो ये दोनों की दोनों स्टेट कंट्रोल एंटरप्राइज है। इन दोनों के बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन, दो कंपनी है
और बोथ आर स्टेट कंट्रोल, तो उन दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है उसे डिस्क्लोज करना नहीं, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वो डिस्क्लोज हो बच्चों। तो हाँ, जो गवर्नमेंट जो दो कंपनी पे कंट्रोल करती है, जो उसका वहां पे कंट्रोल है, फिर चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट, उन दो कंपनी के बीच में अगर ट्रांजेक्शन होता है तो उसे डिस्क्लोज करना नहीं है। दोनों ही कंपनी डिस्क्लोज नहीं करेंगे दो ट्रांजेक्शन, आई मीन टू से नोट्स ऑफ कॉमन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड तो अकाउंटिंग में करेंगे। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है बच्चों कि हमें समझ गया रिलेटेड पार्टी क्या है, कंट्रोल है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, फिर 5 चीजें हमने देखी, कौन कौन इसमें कवर नहीं होता। अब हम यहाँ पे बात करते हैं बच्चों क्या डिस्क्लोज करें, डिस्क्लोजर के बारे में। अब पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कंट्रोल है कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है बच्चों। अगर कंट्रोल है तो डिस्क्लोजर ऑफ नेम एंड रिलेशनशिप इज रिक्वायर्ड इवन इफ ट्रांजेक्शन आर नॉट। अब देखो ट्रांजेक्शन है तो उसमें तो कोई डाउट नहीं हो, ट्रांजेक्शन कौन सा है बच्चों वो तो हमको डिस्क्लोज करना, उसमें कोई दो राय नहीं, वो तो हमको डिस्क्लोज पक्के से करना। लेकिन कंट्रोल के केस में कहता है अगर आपका किसी पे कंट्रोल है और अगर कंट्रोल है और इवन दो आपका ट्रांजेक्शन हो तो सवाल ही नहीं उठता, वो तो डिस्क्लोज करना ही बच्चों। अगर आपका किसी पे कंट्रोल है और आपका इवन दो पूरे साल कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तो भी आपको बताना पड़ेगा कि वो मेरी रिलेटेड पार्टी है। इवन तो ट्रांजेक्शन नहीं, तो ट्रांजेक्शन नहीं डिस्क्लोज क्योंकि हुआ ही नहीं। लेकिन अगर वो कंट्रोल है तो ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तो भी आपको यह बताना रहेगा कि वो हमारी रिलेटेड पार्टी है। लेकिन अगर आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है हमें जब भी डिस्क्लोज करना अगर हमारे कोई ट्रांजेक्शन हुए। तो इन केस ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वी आर गोइंग टू डिस्क्लोज ओनली व्हेन वी हैव अ ट्रांजेक्शन विद दैट पार्टी, बट इन केस ऑफ ए कंट्रोल वी हैव टू डिस्क्लोज इवन दो वी डोंट हैव अ ट्रांजेक्शन। इफ वी डोंट हैव अ ट्रांजेक्शन वी जस्ट हैव टू डिस्क्लोज द नेचर ऑफ रिलेशनशिप लाइक द होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, लाइक दैट। अब वो हमसे कहता है यहाँ पे क्या चीज डिस्क्लोज कर, वो हमसे कहता है नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी, अगर आपका ट्रांजेक्शन तो नेम बताओ उसका, डिस्क्रिप्शन बताओ रिलेशनशिप का, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, क्या रिलेशनशिप है आप लोग, एसोसिएट है, जॉइंट वेंचर है, क्या है बच्चों। द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन बताओ, डिस्क्रिप्शन परचेज है, सेल्स है, क्या है। द वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजेक्शन आइदर एज एन अमाउंट और प्रपोर्शन, तो आप बताओ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन बताओ, मतलब क्या अमाउंट में बताओ, ये परसेंटेज बताओ, टोटल परचेज का 10% हमारी रिलेटेड पार्टी से वैसा बताओ। ये एनी अदर एलिमेंट नेसेसरी फॉर अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या कोई आपको लगता है कि जरूरी है कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के लिए तो वो भी आप डिस्क्लोज कर सकते हैं। ये अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग आइटम्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, आप रिलेटेड पार्टी से कोई भी रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग अमाउंट तो वो बताओ जो डेटर्स होते हैं, या आपने कोई प्रोविजन क्रिएट करते हो वो भी बताओ कि रिलेटेड पार्टी के लिए कितना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करे हो। अमाउंट रिटर्न ऑफ रिटर्न बैक, आपने कोई बैड डेट माने वो, या रिटर्न बैक उसको आपने कैंसिल करे वो, ड्यूरिंग द पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट फ्रॉम और रिलेटेड पार्टी, तो आपने कोई बैड डेट है या बैड डेट माने थे फिर उसको आपने कैंसिल करे या कोई प्रोविजन क्रिएट करे, या जो भी अमाउंट रिसीवेबल है वो सारी चीजें डिस्क्लोज करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा ये ख्याल रखना आपने, जिस समय रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता था उस समय के ट्रांजेक्शन ही हमें यहाँ पे डिस्क्लोज करना है। फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 24 से 30 जून रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता था, तो इस दौरान हमारे 5 लाख रुपीज के ट्रांजेक्शन हुए तो यही डिस्क्लोज करना है। उसके बाद ट्रांजेक्शन सपोज यहाँ पे 25 लाख हुए लेकिन यहाँ पे रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता तो ये अमाउंट को डिस्क्लोज करना नहीं है। तो वही अमाउंट डिस्क्लोज करेंगे जो हमारे एग्जिस्ट करते थे जिस वक्त रिलेशनशिप हुआ, जो उस वक्त जो ट्रांजेक्शन हुए, रिलेशनशिप जो एग्जिस्ट करता था उस वक्त जो ट्रांजेक्शन वही हमको डिस्क्लोज करना रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18। हमने सारी चीजें बच्चे यहाँ पे कवर करें। अब हम क्या करेंगे, आईसी स्टडी मटेरियल के हम क्वेश्चन यहाँ पे कवर करें। नाउ कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 1। आइडेंटिफाई द रिलेटेड पार्टीज इन द फॉलोइंग केस एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18। अब देखो क्या कह रहे हैं बच्चों, वो कहते थे ए लिमिटेड होल्ड्स 51%, ए लिमिटेड होल्ड्स 51% इन बी, तो ए ने होल्ड करके रखा है बी में कितना, दैट इज 51%। तो क्या ए लिमिटेड और बी लिमिटेड रिलेटेड पार्टी, द आंसर इज यस। नाउ बी लिमिटेड होल्ड्स 51% इन ओ लिमिटेड, तो बी ने होल्ड करके रखा है ओ लिमिटेड में 51%। तो क्या बी और सी भी रिलेटेड, द आंसर इज यस। क्या ए और ओ भी रिलेटेड, द आंसर इज यस, क्योंकि इनडायरेक्टली ए इज होल्डिंग इन ओ थ्रू देयर सब्सिडियरी। लेकिन कहते हैं जेड होल्ड 49% ऑफ ओ लिमिटेड, तो जेड यहां पे कितना होल्ड करके रखते हैं बच्चों, दैट इज 49%। तो यहाँ पे जेड ने रिमेनिंग ओ में 49% होल्ड करके रखा है। तो क्या ए और जेड रिलेटेड पार्टी, द आंसर इज नो, क्योंकि उनका कोई कनेक्शन ही नहीं बेटा। यहाँ पे ए और बी है, बी और ओ है, ए और ओ बी है। चलो एक एक करके सबके पॉइंट ऑफ व्यू से कहा यहाँ पे। तो पहले हम ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कौन कौन रिलेटेड है बेटा। तो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से ए और बी रिलेटेड है और इनडायरेक्टली ओ में होल्ड करके थ्रू देयर सब्सिडियरी, तो ओ बी है, तो बी और ओ रिलेटेड है। ओके, नाउ अब उसके बाद उसने कहा कि बी के पॉइंट ऑफ व्यू से,
तो बी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन रिलेटेड है, ए रिलेटेड है उसका, क्योंकि बी को कंट्रोल करे ए और बी ओ को कंट्रोल करे वो भी रिलेटेड, तो ए और ओ उसके लिए। ओके, अब ध्यान से बच्चों, उसके बाद उसने कम से ओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ओ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम यहाँ पे कहें तो ओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन रिलेटेड है बच्चों, ओ के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बी रिलेटेड है क्योंकि ओ को कंट्रोल कर रहा है बी, लेकिन बी को कंट्रोल कौन कर रहा है, ए, तो ए भी रिलेटेड है। और यहां पे ओ में यहाँ पे जेड जो एसोसिएट मतलब जेड के लिए एसोसिएट ओ है क्योंकि उसने 49% होल्ड करा है तो वो भी रिलेटेड है। तो ओ के लिए ए भी रिलेटेड है, बी भी रिलेटेड है और जेड भी रिलेटेड है। नाउ व्हाट अबाउट जेड, अब जेड के लिए तो सिर्फ एक ही रिलेटेड है, ये ओ, जिसमें उसने 49% होल्ड करके रखा है। ओके, नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 2 बहुत सिंपल है इसे। अब वो कहते हैं कि ए लिमिटेड होल्ड 60% इन बी, तो ए ने बी में कितना होल्ड करके रखा है 60%, तो ए और बी रिलेटेड है। ए ऑल्सो हैज 22% वोटिंग पावर इन सी, तो सी में ए ने होल्ड करके रखा कितना 22%। ओके, ना आगे हमसे कहता है वो दैट ईयर बी लिमिटेड हैज 30% वोटिंग इन सी, तो बी ने होल्ड करके रखा यहाँ पे कितने परसेंट 30%। अब समझना बेटा, इसमें कोई दो राय नहीं कि ए और बी रिलेटेड है क्योंकि मोर देन 50%। ए और सी, ए ने सी में होल्ड कर रखा 22 और बी और सी, बी ने सी में होल्ड कर रखा 30, तो अगर आप इसको मर्ज करो 22 प्लस 30 दैट विल कम 52 व्हिच इज आल्सो मोर देन 50%, इनडायरेक्टली दे आर होल्डिंग मोर देन 50%, तो ए और सी भी रिलेटेड यहां पर रहेंगे, बी और सी भी क्योंकि उसकी एसोसिएट होगी मोर देन 20%। ओके, तो यहां पे पूछे वेदर सी लिमिटेड इज टू बी ट्रीटेड अंडर एज 18 एज ए पार्टी रिलेटेड पार्टी, यस वो रिलेटेड पार्टी दे हैव अ कंट्रोल। ओके, दैट इज या अगर इसका आप मर्ज करो दैट इज मोर देन 50%। नाउ हियर दैट कंसीडर इज सिनेरियो इलस्ट्रेशन नंबर 3। X limited hold here, how much they hold 28% वोटिंग राइट्स इन ए, तो X ने होल्ड करके रखा है Y में कितना 28%, तो दे आर रिलेटेड क्योंकि वो एसोसिएट हो गई, hence Y is an associate of X, करेक्ट। Now Y limited holds 32% in Z limited, Y कितना होल्ड करता है Z में 32%, तो Y और ये भी हुआ रिलेटेड, hence Y Z is an associate of associate, नहीं Z is an associate of Y limited. So in the above case, since Y limited is an associate of X and Y limited is a related party to X, likewise Z is an associate of Y, Z is related to party to Y, ठीक है। The question is whether Z is treated under AS18 as a party related to X, वही है स्वीटी की फ्रेंड डिम्पल, हमारी फ्रेंड की फ्रेंड हमारी फ्रेंड नहीं, तो ये रहे आप, ये रही स्वीटी, ये है डिम्पल, तो आप और आपकी फ्रेंड स्वीटी रिलेटेड है, स्वीटी और डिम्पल भी रिलेटेड है, लेकिन आपकी फ्रेंड की फ्रेंड आपकी रिलेटेड पार्टी नहीं है, तो यहाँ पे एक्स और जेड रिलेटेड पार्टी नहीं है बच्चों। ओके, एसोसिएट ऑफ एन एसोसिएट रिलेटेड पार्टी नहीं है, देखो द आंसर इज नो। नाउ उसके बाद कहते हैं कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिलेटेड टू पी लिमिटेड, ध्यान से समझना बेटा। पी ने होल्ड करके रखा है यहाँ पे, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पी, ओके। नाउ पी ने होल्ड कर रखे रखा है क्यू में 80%, देन क्यू ने होल्ड करके रखा है 60% आर में और 80% एस में, देन आर ने होल्ड करके रखा है एक्स में 65% और एस ने होल्ड करके रखा 70%। गिवन द अबव स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप इफ आर इज द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, आर के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों हमको बात करना है, तो हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बात करना है, यहाँ पे आर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको बात करना है, कौन कौन रिलेटेड है। तो एक एक करके हम शुरू करते हैं बच्चों, क्या P और R रिलेटेड है, एक एक करके, द आंसर इज यस, P और रिलेटेड है। द रीजन इज दैट हियर क्योंकि P ने Q को होल्ड कर रहा है और Q को कंट्रोल कर रहा है, Q हमें कंट्रोल कर रहा है, तो आप यहां पे देखोगे यस, यहां पर आपके P आपकी रिलेटेड पार्टी है, यहां पे देखूंगा P, ओके, यहां पे रिलेटेड पार्टी यस, इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है क्योंकि P Q को कर रहा है, Q फिर R को कर रहा है, हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना है बात, R के बच्चे। ओके, नाउ उसके बाद कहता है Q होल्ड करके रखा 60%, तो Q और R भी रिलेटेड पार्टी जो डायरेक्ट करता है, यू कैन सी दैट Q क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पे डायरेक्ट है, डायरेक्ट कंट्रोल हमारा उसके ऊपर। ओके, नाउ इसके बाद यहाँ पे क्या Q और R और S भी रिलेटेड है, द आंसर इज यस बिकॉज दे आर अंडर द कॉमन कंट्रोल। कॉमन कंट्रोल बताया ना, वी आर अंडर द कॉमन कंट्रोल ऑफ Q दोनों को कंट्रोल कर R और S को, तो R और S भी रिलेटेड पार्टी है। अब यहां पे क्या R और S रिलेटेड पार्टी, क्या R और X भी रिलेटेड पार्टी, यस हम इसको कंट्रोल करें तो वो भी रिलेटेड पार्टी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो ठीक है बच्चों, यस 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 सब हो गया बच्चों, लेकिन क्या यहां पे R और Y भी रिलेटेड पार्टी, द आंसर इज यस। आप बोलेंगे नहीं सर कैसे,
हम दो आर और एस अंडर द कॉमन कंट्रोल और एस फिर इससे कंट्रोल करी तो वो भी रिलेटेड पार्टी है. सो विल सी दैट हियर नाउ एस तो मैंने कहा अंडर द कॉमन कंट्रोल, एक्स को तो हम ही कंट्रोल करें इसलिए वो भी रेट. वाई दैट वाई is the subsidiary of Q. Both R and Y under the common control of Q and an R remit is related to Y. इसीलिए आपके यहाँ पे R और Y भी आपकी रिलेटेड पार्टी रहेंगी बिकॉज दे आर R और S दे आर अंडर कॉमन कंट्रोल ऑफ Q और S इसको कंट्रोल करता है, वो भी रिलेटेड पार्टी बच्चों हमारी है. तो हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना था? हमें यहाँ पे R के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों यहाँ पे सोचना था. ओके, नाउ नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर नाउ 5th. They say consider the following organization structure related to UH Limited, the ultimate parent company of a group, wherein UH Limited has made the following investment. अब ध्यान से समझना बच्चों, वो हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन टू ऑफ द होली ओन सब्सिडरीज, दैट सब्सिडरी 1 एंड सब्सिडरी 1 सब्सिडरी 2. तो यहाँ पे क्या UH और सब्सिडरी 1 रिलेटेड है? यस. किसके? सबके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है किसने? गिवन द अबाउट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी रिलेशन ऑफ ईच ऑफ द अबाउट, सबके पॉइंट ऑफ व्यू. चलो ठीक है, पहले यूएच का तो बहुत सिंपल है, पहले मैं रीड कर लूं. इन्वेस्टमेंट इन JC1 इन विच द यूएच हैज ए जॉइंट कंट्रोल. ओके, 20% इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट 1 एंड हेंस एसोसिएट 1 इज एन एसोसिएट ऑफ यूएच. पहले यूएच तो सबसे इजी है बेटा, यूएच के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी रिलेटेड है ना बेटा. इसमें ये सब्सिडरी है, ये भी सब्सिडरी है, इसमें जॉइंट वेंचर है, इसमें 28% विच इज यहाँ 28 बोल रहा है, यहाँ 20 बोल रहा है, एक सोच लो. ओके चलिए ठीक है, 20% इन्वेस्टमेंट इन 28, यहाँ पे 20 कह रहा है, वहाँ 28 कह रहा है. चलिए एनीवेज बेटा. ओके, इफ यू आर होल्डिंग, तो यहाँ पे हम जब यहाँ पे किसी में 20% ज्यादा होल्ड करते हैं उसका हम एसोसिएट कहते हैं. इट इज मोर देन 20% बेटा, तो ये हमारी एसोसिएट है. ओके, तो ये हमारी सारी की सारी रिलेटेड पार्टी. अब हमसे कहते हैं यहाँ पे किसके? यूएच के. अब सब्सिडरी 1 के बारे में बात करूं तो सब्सिडरी 1 के लिए यूएच रिलेटेड और सब्सिडरी 2. यूएच तो इसलिए क्योंकि यूएच उसको कंट्रोल कर रहा है, सब्सिडरी 2 इसलिए क्योंकि बिकॉज दे आर अंडर द कॉमन कंट्रोल. तो इस सब्सिडरी 1 के हिसाब से अगर आप देखो यूएच के हिसाब से तो सारे के सारे, सब्सिडरी 1 के हिसाब से दैट यूएच और सब्सिडरी 2. नाउ हियर अगर मैं सब्सिडरी 2 के हिसाब से बोलूं तो अगेन यूएच लिमिटेड उसकी होल्डिंग कंपनी है सब्सिडरी 1 बिकॉज दे आर अंडर द कॉमन कंट्रोल ऑफ यूएच. तो यूएच और सब्सिडरी 1. यहाँ पे जॉइंट वेंचर के हिसाब से बोलूं तो जॉइंट वेंचर और वो यूएच लिमिटेड वो है, और यहाँ पे एसोसिएट और वो यूएच. तो यहाँ पे यूएच उन दोनों के लिए रिलेटेड पार्टी है. नाउ हियर यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 6. कंसीडर ए सिनेरियो वेयरइन मिस्टर रॉबर्ट होल्ड्स 70% शेयर्स वोटिंग पावर ऑफ पी. इट इज 70% उसका तो कंट्रोल है, तो रॉबर्ट और पी लिमिटेड रिलेटेड है. तो मैंने आपको बताया कोई इंडिविजुअल अगर किसी के ऊपर उसका कंट्रोल है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो उसके रिलेटिव के साथ भी ट्रांजेक्शन हो वो भी रिलेटेड पार्टी. अब यहाँ पे मिसेस एंडी स्पाउस ऑफ रॉबर्ट, रॉबर्ट की वाइफ है बेटा. तो यहाँ पे डेटर उसके यहाँ आर दे रिलेटेड? यस, ये कोई कहने वाली बात है. रिलेटिव ऑफ इंडिविजुअल, वो ऑर्गेनाइजेशन जिस पर हमारा कंट्रोल है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है बेटा, उसके रिलेटिव के साथ भी अगर कोई ट्रांजेक्शन हो वो भी रिलेटेड पार्टी. द आंसर इज यस. ओके, नाउ यहाँ पे दूसरा सिनारियो. नाउ कंसीडर इज सिनारियो वेयरइन मिस्टर रॉबर्ट इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पी. अब मैनेजिंग डायरेक्टर है, इट्स ए की मैनेजमेंट पर्सन, तो क्या वो रिलेटेड पार्टी है? यस, वो रिलेटेड पार्टी है. अब की मैनेजमेंट पर्सन के जो रिलेटिव होते हैं बेटा वो भी हमारे वो भी हमारे रिलेटेड पार्टी है, तो उनके साथ ट्रांजेक्शन होता है. तो अब वो कहते हैं एंडी स्पाउस ऑफ रॉबर्ट, रॉबर्ट की वाइफ है, बैठी हुई है यहाँ पे. They say receive a remuneration of rupees 5 lakh from P Limited for the services she rendered to P for the period 1st April 2021 through 30th of June 2021. And he left the service P Limited on 1st of July, 30th of June. Okay. Consider 31st March 2022 as the year. बहुत सिंपल है बेटा, समझो. तो ये रॉबर्ट और पी लिमिटेड रिलेटेड और की मैनेजमेंट पर्सन. अब रॉबर्ट के रिलेटिव भी की यहाँ पे रिलेटेड पार्टी, तो उसकी वाइफ है एंडी, तो वो भी रिलेटेड. अब मैंने आपसे कहा था वही ट्रांजेक्शन डिस्क्लोज करना जब रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता था. अब वैसे यहाँ पे एंडी यहाँ पे छोड़ के चले गए यहाँ पे, तो उसके पहले जो इस पीरियड में, इसके बाद और होना चाहिए था. ओके ठीक है, इस पीरियड में ट्रांजैक्शन हुए. ओके, इस पीरियड में ट्रांजैक्शन हुए यहाँ पे 5 लाख के, तो क्या वो डिस्क्लोज करेंगे? यस, वो डिस्क्लोज करेंगे यहाँ पे. ओके यस, क्योंकि वहां पे वो भाई हम की मैनेजमेंट पर्सन हम रिलेटेड पार्टी है, और वो उसके जो रिलेटिव है की मैनेजमेंट पर्सन के वो भी इसमें कवर होते हैं. उनके साथ जो भी ट्रांजैक्शन कंपनी उसको वहां पे कोई सर्विसेज प्रोवाइड करे एंडी ने 5 लाख रुपए से दिए गए, तो वो भी उसको डिस्क्लोज करना रहेगा. ओके, नाउ हियर consider a scenario wherein UK bank holds 23% equity shares with P Limited. तो UK बैंक है
वो 26% पी लिमिटेड में होल्ड करके रखता है। ओके, तो उसका वहां पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। द बैंक हैज प्रोवाइडेड लोन ऑफ ₹20 million एट मार्केट रेट। As per the terms and condition of the loan agreement, the bank has appointed one person as its nominee to the board of director of P Limited, and any major transaction to be entered into by P Limited which will require the consent of the bank. अब बच्चों ये तो अब आप देखो इसमें पूछा क्या, determine whether the under AS 18 UK bank is related party to P Limited the reporting enterprise. Yes, आप बोलेंगे सर क्यों? इसीलिए बच्चों क्योंकि हमारे यहाँ पे पहली चीज, यू कैन नॉट आर्ग्यू कि ये प्रोवाइडर ऑफ लोन, यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे पढ़े थे, यहाँ पे प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस जो होता है वो रिलेटेड पार्टी डज नॉट कवर, उसने बोला आई अग्री विद, मगर से यहाँ पे प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस है, ये बैंक ने फाइनेंस प्रोवाइड करा, बट बेटा उसका यहाँ पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। तो प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस नॉर्मल, आपने कहीं से बैंक लोन लिए तो वो बैंक और आप रिलेटेड पार्टी नहीं हो बेटा, तो वो रिलेटेड पार्टी नहीं है, वो कहता है नॉर्मल ट्रांजेक्शन, आपने और मैंने लोन लिए तो वो और बैंक रिलेटेड पार्टी की नहीं, यहाँ पे लोन दिया और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्लियर कट है 25%, वो 1% को अपॉइंट कर रहा है, तो ये उस एग्जम्पशन में डज नॉट कवर में यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पे डज नॉट इंक्लूड में यहाँ पे जो है डज नॉट कवर, ये वाला प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस वाला क्लॉज एप्लीकेबल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस है नॉर्मली नॉर्मल डीलिंग में, ओके नॉर्मल डीलिंग में बेटा, लेकिन यहाँ पे उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है बेटा क्लियर का 20%, मोर देन 20%, तो यहाँ पे उसको डिस्क्लोज करना रहेगा। ओके नाउ डन। ओके अब अपन यहाँ पे आते हैं बच्चों, यहाँ पे उसने एमसीक्यूज दिया होगा। ओके नाउ कम टू एमसीक्यूज। अच्छा केस सिनारियो, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 भी। ओके अब बेटा कुछ ना आप लोग भी कर लेना, मेन तो मैंने यहाँ पे कर लिया। ओके कुछ यहाँ पे केस 2-4 दिए, नॉर्मली रिपीट होते तो आप लोग यहाँ पे देख लेना उसको। अब यहां पर हम लोग आते हैं एमसीक्यूज पे। ओके नाउ कम टू एमसीक्यू। नाउ अकॉर्डिंग टू AS 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, यहाँ पे ना क्योंकि ये वाले जो केस सिनारियो बेस यहाँ पे जो दिए हुए यहाँ पे, ओके लिस्ट ऑफ द रिलेटेड पार्टीज पे दिए। ओके कोई दिक्कत नहीं, चलो हम लोग इसको देख लेते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। कंसीडर इस सिनारियो वेयरिंग नाउ P Limited holds 22% shares and voting rights in Q Limited, hence Q Limited is an associate of P। सही बात है, तो P ने Q में 22% करा, वो उसके एसोसिएट और रिलेटेड पार्टी, बिल्कुल सही। ऑन 1st of April 2021 P Limited sold certain goods to Q ₹5 लाख, 5 लाख रुपए के हमने बेचे, तो उसको डिस्क्लोज करना हमने बेचे क्योंकि रिलेटेड पार्टी। ऑन 30th of June P Limited sold एंटायर 22%। अब वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करा 30 जून को, जो हमारी एसोसिएट थी जिसमें 22% होल्ड करके रखती, तो हमने बेच दिए। तो जो भी ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल से 30 जून के बीच में वो हमें डिस्क्लोज करना रहेगा। However, P Limited continues supply goods to Q subsequent to 30 जून, जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट जहां से नहीं करा 30 जून के बाद बच्चों, उसके बाद भी वो हमसे कहता है यहाँ पे कि ट्रांजैक्शन होते थे, लेकिन उस वक्त रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता था बेटा। तो यहाँ पे इस दौरान हमारा रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता था, इसे डिस्क्लोज करेंगे यस। और इस दौरान हमारा रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता था क्योंकि जो हमने 22% होल्ड करते हमने बेच दिए बच्चों। तो ये गुड्स वर्थ ₹15 लाख सोल्ड, ये यहाँ पे कवर, आई मीन टू से अकाउंटिंग तो होंगी ट्रांजैक्शन की, तो रिकॉर्डिंग तो होंगी ट्रांजैक्शन नॉर्मली, लेकिन क्या डिस्क्लोज करना है एज पर AS 18 हमें उससे कॉमेंट नहीं, क्योंकि रिलेशनशिप जब एग्जिस्ट करता नहीं था। ओके तो उसे डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ओके वो पहले वाले करेंगे, डिटरमाइन वेदर ट्रांजैक्शन मतलब एंटायर नहीं, वो पहले जब रिलेशनशिप एग्जिस्ट करे तो उससे करेंगे। नाउ कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 10। Now, Narmada Limited sold goods for ₹90 lakhs to Ganga Limited during the financial year ended 31st March 2021. The MD of Narmada Limited owns 100% shares of Ganga Limited. The sales were made to Ganga Limited at normal selling price by Narmada Limited. अब ये वाला केस है बेटा, यहाँ पे नर्मदा लिमिटेड है बच्चों, आप समझना, वो हमने क्लास में जो बात कर रहे थे ना लास्ट वाला जो अभिषेक उपमन्यु वाला एग्जांपल वैसा है। तो नर्मदा लिमिटेड ने बेटा यहाँ पे गंगा, एक मिनट, नर्मदा लिमिटेड सोल्स ओके 90 लाख, जस्ट गिव मी अ मिनट हियर। ओके ठीक है, नर्मदा लिमिटेड सोल्स हियर गंगा लिमिटेड, ओके गंगा लिमिटेड यहाँ पे बच्चों से सोल्ड करे, कितने का सोल्ड करिए बच्चों, यहाँ पे दैट इज 90 लाख का, 90 लाख। ओके नाउ दिस सेज दैट हियर मैनेजिंग डायरेक्टर नर्मदा लिमिटेड, तो कोई एमडी था, तो ये दोनों तो रिलेटेड पार्टी है, रिलेटेड पार्टी बिल्कुल सही बात है। ओन्स 100% शेयर ऑफ गंगा लिमिटेड, तो ये एमडी जो था बेटा ये 100% शेयर होल्ड करके रखता है। तो मैंने आपको सिखाया था इन दोनों के बीच में भी जो ट्रांजेक्शन होगा वो भी रिलेटेड पार्टी रहेगा। समझते हो क्या था दैट हियर नाउ the chief accountant of Narmada Limited contend that these sales need not require different treatment from the other sales made by the company, hence no disclosure is necessary। नहीं डिस्क्लोजर तो जरूरी है, इसलिए जो उसका रिक्वायर्ड, इसलिए जो कंटेंशन है जो चीफ अकाउंटेंट का वो बच्चों यहाँ पे गलत है। ओके विच इज इनकरेक्ट।
अब उसके बाद हम लोग आते हैं एमसीक्यूज पे। Now, according to ASCA 18, that is related party disclosure, which one of the following is not a related? Not पूछा। तो यहां पे कहते हैं शेयर होल्डर ऑफ स्काई लिमिटेड ओन 30%, तो 20% ज्यादा एसोसिएट है, ये तो रिलेटेड पार्टी है। An entity providing banking facility to Sky Limited in the normal course of normal loan provide करे बच्चों, प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस, तो क्या वो रिलेटेड पार्टी है? नहीं, तो हमको वही पूछा है। एसोसिएट होती की मैनेजिंग पर्सन भी होता है। नाउ आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू रिलेटेड पार्टीज ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स हमको बताना, दो स्टेटमेंट दिए बच्चों। ए पार्टी इज रिलेटेड टू अनदर पार्टी दैट इज जॉइंटली कंट्रोल, यस, कोई पार्टी विच इज अंडर द कॉमन कंट्रोल, जॉइंटली कोई कंट्रोल करो रिलेटेड पार्टी होता है, यस, ये ट्रू है। नाउ ए पार्टी इज रिलेटिव अनदर पार्टी दैट इट कंट्रोल्स, हाँ, हम किसी को कंट्रोल कर रहे हैं वो भी रिलेटेड है, हमें कोई कंट्रोल कर रहा है वो भी रिलेटेड है, दोनों ही ट्रू है, तो ये ट्रू ट्रू होना अपने को, यस, ये ट्रू। द आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी एज एनविज्ड बाय AS 18 रिलेटेड? नॉट रिलेटेड। डायरेक्टर ऑफ द एंटिटी तो रिलेटेड पार्टी होता है, पेरेंट भी होता है रिलेटेड पार्टी। A shareholder of the entity that holds 1% stake related party, ना। Spouse of the MD भी होती है related party, okay, relatives of MD। The answer is D, not पूछा उसने बच्चों। According to AS 18, related party disclosure, related party transaction is a transfer of resources or obligation between related party provided price is charged। जरूरी नहीं बेटा price is charged, price is charged और may not be charged, वो हो सकता है चार्ज करे, हो सकता है चार्ज ना करे, इसीलिए false है। Now, according to AS 18 related party disclosure, parties are considered to be related if and only if at the end of the reporting period, कैसी बात कर रहे हैं, one party has the ability to control the other party or exercise significant influence over the other party in making financial or operating decision, which is incorrect, not at the end, at any time मैंने आपसे कहा था, okay, so therefore the answer is false बेटा। So this is all about accounting standard 18, that is related party disclosure। बहुत से बच्चों के मैसेजेस आ रहे सर कि ये बुक हमें कहां से मिल सकती है, तो इसकी बुक बहुत ही नॉमिनल प्राइस में बच्चों, इसका लिंक इसके जो सारे जो रिवीजन सीरीज चल रही है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है। इफ यू वांट टू परचेज दिस रैपिड, जिस बुक कलर्ड बुक है जो कि आपको हेल्प करेंगी बहुत कम समय पे, इसको आप मल्टीपल टाइम इसको रिविजन कर सकते हैं। और ऐसे कोई स्टूडेंट इफ दे आर लुकिंग फॉर अ एग्जाम ओरिएंटेड बैच, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एग्जाम ओरिएंटेड बैच में वही कवर करते हैं 100% जो रेगुलर बैच में कवर करते हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो रेगुलर बैच में करो यहां नहीं करे, सारी चीजें वही कवर करते, बस कम समय पे करते, स्पीड थोड़ी सी ज्यादा होता है। ओके, दैट इज फॉर टुडे, टेक केयर ऑल ऑफ यू।